गर्मी में जुगाड़ू बहू का पहाड़ में ठंडा हरा भरा ससुराल। यार आजकल कितनी ज्यादा गर्मी है, मैं तो ये देखकर हैरान हूँ। अभी इतनी गर्मी है तो ऐसा लग रहा है जून में शरीर ही ना पिघल जाए गर्मी से। और हाथ में बोझा लेकर चलना तो और मुश्किल लग रहा है अभी इतनी गर्मी में। दीदी गर्मी जिस तरह की पड़ रही है लग रहा है जल्दी ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ तुम सही कह रही हो। कुछ ही देर में दोनों बाजार से सब्जियां लेकर गांव में पहुंचती हैं। गांव में पहुंचते ही गर्मी और बढ़ जाती है। ये क्या, पूरे रास्ते इतनी गर्मी नहीं लगी, घर आके जितनी गर्मी लग रही है। दीदी गांव में घनी बस्ती है इसीलिए गर्मी ज्यादा है। चलो अब घर में चलते हैं, खाना भी बनाना है वरना देर होगी। दोनों घर के अंदर आती हैं जहां सास सुषमा पिंकू को संभाल रही होती है। वो गोद में लिए इधर उधर घूम रही होती है। पसीने से तर पिंकू लगातार रो रहा होता है और सुषमा के चेहरे पर गर्मी की झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही होती है। आ गई बहू, ले अब तो अपना बच्चा संभाल। देख कितनी जोर जोर से रो रहा है। इतनी गर्मी में मैं भी परेशान हो गई हूँ इसे संभालते संभालते। अरे माँ जी दीजिए। पिंकू बेटा क्या हुआ? चुप हो जा बेटा, बहुत गर्मी लग रही है ना। मम्मा बहुत गर्मी है, पसीना आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। और तू खड़ी क्या है कीर्ति, जा जल्दी से खाना बना, सबको भूख लगी होगी, दिन भर काम करके आएंगे सब। माँ जी इतनी गर्मी में अकेले खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सच में हालत खराब हो जाती है चूल्हे के पास खड़े होकर। श्वेता जी आप थोड़ा साथ में मदद कर दो ना, जल्दी बन जाएगा और मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। भाभी मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, ऊपर से कॉलेज का असाइनमेंट भी पूरा करना है। आज तो बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। अरे श्वेता बनवा देगी तो क्या हो जाएगा, इतनी भी क्या थकान है, घर का काम है करना ही पड़ता है। माँ आप बोल रही हो तो ठीक है, लेकिन जल्दी खत्म कर लेते हैं। इसके बाद कीर्ति और श्वेता रसोई में जाती हैं। अंदर घुसते ही गर्मी का तेज झोंका लगता है। चूल्हे के पास खड़ा होना जैसे सजा बन गया हो। हाय राम, यहाँ तो बाहर से भी ज्यादा गर्मी है। लगता है आज तो जान ही निकल जाएगी। सच में ऐसा लग रहा है जैसे ओवन में खड़े हैं हम, लेकिन क्या करें, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। दोनों जल्दी जल्दी सब्जी काटती हैं, आटा गूंथती हैं और दाल चढ़ा देती हैं। गर्मी के कारण दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं और कपड़े पूरी तरह से भीग जाते हैं। श्वेता थोड़ा पानी दे दो ना, गला सूख गया है। लो भाभी मैं भी पी लेती हूँ। सच में आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। कुछ ही देर में सब्जी और दाल बन जाती है और सिर्फ रोटी बनाना बाकी होता है। दोनों की हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि वो रसोई से बाहर आकर दरवाजे के पास बैठ जाती है। बस भाभी अब मुझसे नहीं हो रहा, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर रोटी बना लेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ जाएगा, थोड़ी देर बाद बना लेंगे। दोनों दरवाजे पर बैठी होती हैं तभी सामने वाले घर से पड़ोसन कमला उन्हें देख लेती है और मुस्कुराते हुए पास आ जाती है। अरे वाह क्या बात है, आज तो खाना जल्दी बन गया लगता है। तभी दोनों ननद भाभी दरवाजे पर बैठी हवा खा रही हैं। हाँ आप तो खुद तो ऐसे मजे ले रही हो और हमें ताने दे रही हो। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, पर सच बताऊं तुम लोग भी घर में एसी लगवा लो या कम से कम कूलर ही। इतना भी क्या गरीबी करो ना, आजकल हर घर में कुछ ना कुछ होता है। कमला की बात सुनकर श्वेता का चेहरा उतर जाता है। उसे बुरा लग जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। छोड़ो श्वेता, इन पड़ोसनों के मुंह मत लगा करो, बस बात बढ़ाती हैं। हाँ भाभी आप सही कह रही हो। उधर पहाड़ पर मोहन, राजीव, भवेश और प्रणव खेतों में काम कर रहे होते हैं। तेज धूप में काम करते करते सब पसीने से भीग चुके होते हैं। बस अब बहुत हो गया, आज की मेहनत यहीं खत्म करते हैं। देखो शाम भी होने लगी है। हाँ बेटा सही कह रहा है, देर हो गई तो पहाड़ से उतरना मुश्किल हो जाएगा। चलो जल्दी चलते हैं वरना घर पहुंचते पहुंचते खाना ठंडा हो जाएगा और फिर हमारी बीवियां हमें ही डांटेंगी। अच्छा है मेरी तो शादी ही नहीं हुई, न कोई डांटने वाला न कोई टेंशन। चारों हंसते हुए नीचे उतरते हैं। रास्ते में हंसी मजाक चलता रहता है पर गर्मी इतनी होती है कि कपड़े पसीने से भीग जाते हैं। घर पहुंचते ही सब थक कर बैठ जाते हैं और तुरंत पानी मांगते हैं। अरे भाई कोई पानी दे दो, जान ही निकल गई आज तो। ये लीजिए पहले पानी पीजिए फिर नहा लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ पहले नहाना जरूरी है, बहुत चिपचिपाहट हो रही है। टंकी में पानी है ना, उसी से नहा लेते हैं। सब बारी बारी से टंकी के पानी से नहाने जाते हैं लेकिन पानी इतना गर्म होता है कि नहाने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिलती। अरे ये क्या, पानी तो उबल रहा था, नहाने के बाद भी गर्मी कम नहीं हुई। सही कहा, ऐसा लग रहा है जैसे गर्म पानी से नहा लिए। थोड़ी देर बाद सब लोग खाना खाने बैठते हैं। गर्मी के कारण सबका मन भी ठीक से खाने में नहीं लगता, लेकिन भूख के कारण सब खा लेते हैं। लो सब खाना खा लो, आज बहुत मेहनत की है तुम लोगों ने।
खाना खाने के बाद सब सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन एक ही कमरे का घर होने के कारण सभी को बहुत परेशानी होती है। हे भगवान, ये कैसी गर्मी है। पंखा भी जैसे गर्म हवा दे रहा है। सच में दीदी, नींद ही नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। कोई खिड़की खोलता है, कोई दरवाजा, कोई हाथ से पंखा झलता है, लेकिन गर्मी कम होने का नाम ही नहीं लेती। हाँ, कुछ करो ना, बहुत गर्मी लग रही है। मैं तो सो ही नहीं पा रही। क्या करूं बेटी, ये गर्मी ही ऐसी है, सहना तो पड़ेगा। पूरी रात घर में किसी को भी ठीक से नींद नहीं आती। एक ही कमरे में इतने लोग, ऊपर से तेज गर्मी, सबकी हालत खराब हो चुकी होती है। कोई इधर करवट लेता है, कोई उधर, कोई हाथ से पंखा झलता है तो कोई दरवाजे के पास बैठ जाता है। हे भगवान, ये कैसी रात थी। 1 मिनट भी चैन की नींद नहीं आई। लगता है जैसे पूरी रात जागते ही निकाल दी। सच में दीदी, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में बिल्कुल ताकत ही नहीं बची। इतनी गर्मी में नींद आना भी मुश्किल हो गया है। मुझे तो लग रहा है मैं बीमार ही पड़ जाऊंगी। ये गर्मी अब बर्दाश्त के बाहर हो गई है। क्या करें बेटा, प्रकृति के आगे किसका बस चला है, सहना तो पड़ेगा। रात के लगभग 4 बजे जब हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगती है, तब जाकर सबकी आंख लगती है, लेकिन वो भी सिर्फ कुछ घंटों के लिए। सुबह होते होते फिर वही तपती धूप और उमस घर में भर जाती है। दोपहर तक हालत और भी खराब हो जाते हैं। बहुएं काम करते करते पूरी तरह थक जाती हैं। दीदी, अब तो सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, शायद हवा लग जाए तो थोड़ा अच्छा लगे। हाँ जाओ, कमला आंटी के घर चली जाओ, वहाँ थोड़ा खुला माहौल है, शायद राहत मिल जाए। कीर्ति धीरे धीरे चलकर पड़ोसन कमला के घर पहुंचती है। उसे उम्मीद होती है कि वहां जाकर उसे थोड़ा सुकून मिलेगा। अरे कीर्ति, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? इतनी गर्मी में घूमने निकली हो? बस आंटी, घर में बहुत गर्मी हो रही थी, सोचा थोड़ी देर यहाँ बैठ जाऊं तो शायद अच्छा लगे। कमला की बात सुनकर कीर्ति का चेहरा उतर जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। जी आंटी, आप सही कह रही हो। थोड़ी देर चुपचाप बैठने के बाद कीर्ति बिना कुछ बोले वहां से उठकर वापस घर आ जाती है। घर पहुंचते उसकी आंखों में हल्की नमी होती है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती। क्या हुआ कीर्ति, इतनी जल्दी वापस आ गई? वहाँ अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं दीदी, बस ऐसे ही, मन नहीं लगा। दोपहर के समय जब भावेश जी खाना खाने के लिए घर आते हैं तो बहुओं की हालत देखकर उन्हें भी चिंता होने लगती है। बेटा, तुम लोग बहुत परेशान लग रही हो। अगर इतनी गर्मी लग रही है तो मेरे साथ ऊपर पहाड़ पर चलो। वहां खेतों में पेड़ है, हवा चलती है, वहां इतनी गर्मी नहीं है, वहां इसका आधा भी नहीं लगेगा। सच में पापा जी, वहाँ थोड़ा ठंडा रहता है क्या? हाँ बेटा, बहुत फर्क है। चलो, आज तुम लोग भी साथ चलो। हाँ दीदी, चलो ना। वैसे भी पापा जी लोग रोज अकेले ही मेहनत करते हैं, हम भी थोड़ी मदद कर देंगे। हाँ चलो, सब चलते हैं। घर में बैठे बैठे तो और गर्मी लगती है। इसके बाद बहुएं सास और श्वेता सभी भावेश जी के साथ पहाड़ की तरफ निकल पड़ते हैं। चढ़ाई करना आसान नहीं होता। गर्मी और थकान दोनों मिलकर उन्हें और भी परेशान कर देते हैं। अरे, ये पहाड़ चढ़ना भी कोई आसान काम है क्या? मेरी तो सांस ही फूल गई। बस थोड़ा और, फिर हम ऊपर पहुंच जाएंगे। जैसे ही सब लोग ऊपर पहुंचते हैं, ठंडी हवा का झोंका होने लगता है और सबके चेहरे पर अचानक सुकून आ जाता है। अरे वाह, यहाँ तो सच में बिल्कुल ठंडा लग रहा है, जैसे किसी और ही जगह आ गए हों। हाँ दीदी, यहाँ तो गर्मी का नाम ही नहीं है। कितना अच्छा लग रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ का माहौल अलग ही है। पेड़ों की छांव, ठंडी हवाएं और खुला वातावरण सब मिलकर एक अलग ही सुकून देते हैं। बहुएं धीरे धीरे खेतों में काम भी करने लगती हैं। यहाँ काम करना भी कितना आसान लग रहा है। नीचे घर में तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सच में अगर हो सके तो मैं तो यहीं रह जाऊं। धीरे धीरे पूरी दोपहर कब बीत जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। शाम होते ही सब नीचे गांव लौटने लगते हैं, लेकिन जैसे ही नीचे आते हैं फिर वही गर्मी उनका स्वागत करती है। उफ, नीचे आते ही फिर वही गर्मी। ऊपर ही अच्छा था। हाँ सच में, ऊपर कितना सुकून था। कुछ दिन यही चलता रहता है। गर्मी भी बढ़ती है और पड़ोसियों के ताने भी। एक दिन अचानक सुषमा की नंद यानी भावेश जी की बहन बुआ जी उनके घर रहने आ जाती हैं। अरे सुषमा, ये कैसा घर है? इतनी गर्मी, एक भी ठंड का इंतजाम नहीं। अरे दीदी, जैसा है वैसा है। आप बैठो, बहुएं पानी लेकर आती हैं। बहुएं उनकी खूब खातिरदारी करती हैं, लेकिन घर की गर्मी बुआ जी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। बेटा, तुम लोग एक कमरे के घर में कैसे रहते हो? जब मेहमान की खातिरदारी की व्यवस्था नहीं थी तो बुलाया ही क्यों? बुआ जी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मेरे घर में तो हर कमरे में एसी लगा है। मैंने सोचा था कम से कम पंखा तो अच्छा होगा, लेकिन यहाँ तो हाथ पंखा भी ठीक से नहीं है। कैसे गुजारा करते हो तुम लोग? बुआ जी के शब्द बहुओं को अंदर तक चोट पहुंचाते हैं, लेकिन वो चुप रहती हैं। दीदी, कितना बुरा लगता है ना जब अपने ही लोग इस तरह ताने देते हैं।
हाँ लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। अगले ही दिन बुआ जी वापस चली जाती हैं, लेकिन उनके ताने घर का माहौल और भारी कर जाते हैं। अब बहुएं सिर्फ गर्मी से नहीं, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के तानों से भी परेशान रहने लगती हैं। अगले दिन फिर वही तेज धूप, वही उमस, वही परेशानी। सुबह से ही घर का माहौल बोझिल हो जाता है। काम करते करते बहुएं थक जाती हैं और गर्मी से किसी का भी मन ठीक नहीं रहता। कीर्ति, आज तो लग रहा है कल से भी ज्यादा गर्मी है। सच में अब तो यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। हाँ दीदी, कल पहाड़ पर जो ठंडक मिली थी ना, बस वही याद आ रही है। मन कर रहा है फिर वहीं चले जाएं। क्या हुआ, फिर से गर्मी परेशान कर रही है क्या? सिर्फ परेशान नहीं, अब तो हालत खराब कर दी है इस गर्मी ने। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। तो चलो आज फिर ऊपर पहाड़ पर चलते हैं, वहाँ कम से कम आराम तो मिलेगा। हाँ पापा जी, हम भी चलेंगे। आज तो पूरा दिन वहीं बिताएंगे। सब लोग फिर से पहाड़ की तरफ निकल पड़ते हैं। चढ़ाई मुश्किल होती है, लेकिन ठंडी हवा का ख्याल उन्हें हिम्मत देता है। ऊपर पहुंचते ही सबको वही सुकून मिलता है, ठंडी हवाएं, पेड़ों की छांव और पास बहती नदी की आवाज। पापा जी सच बताऊं, यहाँ आकर तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ही बदल गई हो। नीचे की गर्मी याद ही नहीं रहती। हाँ दीदी, यहाँ तो एकदम नेचुरल एसी चल रहा है, ना पसीना ना घुटन। कितना अच्छा लग रहा है। पापा जी एक बात कहूँ, अगर हम यहीं पर अपना घर बना ले तो? सभी एक पल के लिए चौंक जाते हैं, लेकिन मिताली की आंखों में उम्मीद साफ नजर आती है। क्या मतलब बहू, यहीं पर घर? हाँ पापा जी, देखिए ना, यहाँ ठंडक है, पेड़ है, हवा है, नीचे की तरह घुटन नहीं है। अगर हम यहाँ रहेंगे तो कम से कम गर्मी से तो बच जाएंगे। और पापा जी, यहाँ तो हमारा अपना खेत भी है, जगह की कोई कमी नहीं है। हम कहीं भी छोटा सा घर बना सकते हैं। हाँ बहू, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। यहाँ तो नदी भी पास में है, गुफा भी है, इतने सारे पेड़ हैं, इसलिए यहाँ ठंडक बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात, यह हमारी अपनी जमीन है, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर देर किस बात की, अगर सब तैयार है तो हम यहीं घर बनाएंगे। अगर इससे तुम लोगों को आराम मिलेगा तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। सभी के चेहरों पर एक नई उम्मीद आ जाती है, जैसे उन्हें अपनी परेशानी का हल मिल गया हो। अगले ही दिन से बहुएं पहाड़ पर शिफ्ट होने की तैयारी शुरू कर देती हैं। घर का सामान धीरे धीरे बांधा जाने लगता है। पड़ोस की औरतें ये सब देखकर ताने मारने लगती हैं। अरे वाह, ये क्या हो रहा है? घर छोड़कर भागने की तैयारी हो रही है क्या? एक कूलर तो लिया नहीं जाता और चले हैं पहाड़ पर रहने। अरे भाई, इतनी भी क्या गरीबी, कम से कम पंखा ही बढ़िया ले लेते। बहुएं उनकी बातें सुनकर भी शांत रहती हैं, लेकिन इस बार जवाब भी देती हैं। दीदी, कूलर इतना महंगा आता है कि हमारे महीने भर का राशन आ जाएगा। और जहाँ तक पहाड़ पर रहने की बात है, वहाँ सब कुछ नेचुरल है, हवा, पानी, ठंडक। हमें किसी मशीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, देखेंगे कितने दिन टिकते हो वहाँ। बहुएं बिना उनकी बातों पर ध्यान दिए अपना सामान लेकर पहाड़ की तरफ निकल पड़ती हैं। मोहन, राजीव और प्रलय धीरे धीरे घर का राशन और जरूरी सामान ऊपर लेकर आते हैं। तीनों भाई मिलकर बांस काट कर लाते हैं और घर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। भैया, आज तो मजा आ जाएगा, अपना घर खुद बना रहे हैं। हाँ, और वो भी ऐसा जो घर हमें गर्मी से बचाएगा। उधर मिताली, कीर्ति और श्वेता नदी के पास जाती हैं और गीली मिट्टी और बालू वाली मिट्टी लेकर आती हैं। दीदी, ये मिट्टी कितनी अच्छी है, इससे दीवार मजबूत बनेगी। हाँ, इसे अच्छे से मिलाते हैं, फिर बांस के साथ लगाकर दीवार खड़ी करेंगे। धीरे धीरे सब मिलकर बांस और मिट्टी से दीवारें तैयार करते हैं। मेहनत ज्यादा होती है, लेकिन सबके चेहरे पर खुशी होती है। इसके बाद पुरुष लोग घास लेकर आते हैं। ये लो, छत के लिए घास भी आ गई। अब तो हमारा घर पूरा होने वाला है। बहुएं घास से छत बनाती हैं और नदी की गीली मिट्टी से खपरेल तैयार करती हैं। देखो, ये खपरेल छत पर डाल देंगे तो अंदर ठंडक बनी रहेगी। भाभी, आपने तो पूरा प्लान बना रखा है। मिताली मोहन से कहती है। जी, अगर राशन वाले के यहाँ से कुछ पुरानी बोरियां मिल जाए ना, तो ले आइएगा, काम आएंगी। ठीक है, कल देखता हूँ। अगले दिन मोहन जब राशन वाले के पास से गुजरता है तो उसे बहुत सारी पुरानी और खराब जूट की बोरियां दिखती हैं। अरे, यही तो चाहिए था, मिताली सही कह रही थी। वो सारी बोरियां लेकर पहाड़ वाले घर पर पहुंच जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत काम आएंगी। बहुएं उन बोरियों को पानी में भिगोकर छत पर डालती हैं। इससे धूप सीधे अंदर नहीं आएगी और घर ठंडा रहेगा। कुछ ही समय में घर पूरी तरह से तैयार हो जाता है और अंदर एक अलग ही ठंडक महसूस होती है। अरे सच में अंदर तो बिल्कुल ठंडा है। बहुओं, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। मिताली अपनी रसोई भी बहुत अच्छे से सेट करती है। देखो, अब हम मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करेंगे, इससे खाना भी ठंडा रहेगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। हाँ बहू, मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से शरीर भी ठंडा रहता है। अरे, यहाँ तो सब कुछ आसान हो गया। गांव में तो हर चीज के लिए पैसे देने पड़ते थे, और यहाँ सब कुछ अपने आप मिल रहा है। कितना अच्छा लग रहा है।
शाम को मिताली मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाती है। आज सब यहीं बैठकर खाना खाएंगे खुली हवा में। सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। ठंडी हवा चल रही होती है और कोई पसीना नहीं, कोई घुटन नहीं। सच में आज तो मजा आ गया। ऐसा सुकून तो कभी नहीं मिला। और ये सब हमारी मेहनत का फल है। रात होते ही सब आराम से सो जाते हैं। ठंडी हवा, शांत माहौल और चेहरे पर सुकून। अब समझ आया असली सुख क्या होता है। पहाड़ पर नया घर बन गया था। अब जरूरत थी आराम से सोने की। मिट्टी की दीवारें और घास की छत तो बन गई थी, लेकिन जमीन पर सोना अभी भी असुविधाजनक लग रहा था। बहुएं सोच में पड़ जाती हैं कि ऐसा क्या करें जिससे आराम से नींद आए और गर्मी भी न लगे। कीर्ति, घर तो हमने बना लिया, लेकिन अब सोने का भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ऐसे ही जमीन पर सोएंगे तो शरीर टूट जाएगा। हाँ दीदी, और अगर कुछ सही नहीं किया तो फिर से वही पसीना और घुटन शुरू हो जाएगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ठंडक भी बनी रहे। भाभी, आप तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सोच लेती हो। इस बार क्या प्लान है? प्लान तो है, हम घास की चटाइयाँ बनाएंगे और उसी से बिस्तर तैयार करेंगे। घास से बिस्तर? भाभी ये कैसे होगा? देखो, पहले हम जमीन पर थोड़ा पानी डालेंगे, फिर उसके ऊपर घास की चटाई बिछाएंगे और उसके ऊपर बिस्तर। इससे नीचे की ठंडक ऊपर आएगी और गर्मी कम लगेगी। वाह दीदी, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, नेचुरल कूलिंग सिस्टम। इसके बाद सभी मिलकर घास इकट्ठा करते हैं और चटाइयाँ बनाना शुरू करते हैं। मेहनत लगती है, लेकिन धीरे धीरे कई चटाइयाँ तैयार हो जाती हैं। रात होते ही मिताली जमीन पर हल्का पानी छिड़कती है, फिर उसके ऊपर घास की चटाई बिछाती है और उसके ऊपर बिस्तर डाल देती है। लो, अब सब इसी पर सोकर देखो, आज रात मजा आ जाएगा। अगर सच में आराम मिला ना तो तुम्हें इंजीनियर मान लूंगा मैं। सब लोग उस पर लेटते हैं और कुछ ही देर में ठंडी ठंडी हवा और नीचे से आती ठंडक उन्हें सुकून देने लगती है। दीदी, सच में कितना ठंडा लग रहा है। आज तो पहली बार बिना पसीने के नींद आएगी। बहुआ, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। अब तो यहाँ रहना और भी आसान हो गया। उस रात सभी आराम से सो जाते हैं। न कपड़े भीगते हैं, न घुटन होती है, बस सुकून ही सुकून। कुछ दिनों बाद एक दिन कीर्ति नीचे गांव के बाजार जाती है कुछ जरूरी सामान लेने। वहां उसकी नजर एक भंगार वाले की दुकान पर पड़ती है। भैया, ये वॉशिंग मशीन यहाँ क्यों रखी है? खराब है क्या? अरे बहन, मशीन में कोई खास खराबी नहीं है, बस इसकी बॉडी टूट गई है। अंदर का सब सामान सही है। सच में? मतलब मोटर वगैरह सब ठीक है? हाँ, अगर लेना हो तो ले जाओ, सिर्फ 200 रुपए में दे दूंगा। इतनी सस्ती? ठीक है भैया, मैं ले जाती हूँ। कीर्ति तुरंत मशीन खरीद लेती है और मोहन और राजीव को बुलाकर उसे पहाड़ पर ले जाने को कहती है। ये क्या उठा लाई तुम? पहाड़ पर वॉशिंग मशीन का क्या करोगी? यहाँ बिजली भी मुश्किल से आती है, ये कैसे चलेगी? बस थोड़ा इंतजार करो, मैं बताती हूँ क्या करना है। घर पहुंचकर कीर्ति सबको अपना आइडिया बताती है। देखो, गर्मी अभी और बढ़ेगी तो हमने सोचा है कि पहले से ही कुछ जुगाड़ कर लें। पुराने कूलर का मोटर और पंखा तो हमारे पास है ही। हम मिट्टी का नया कूलर बनाएंगे और इस वॉशिंग मशीन की बॉडी हम मिट्टी से बना देंगे। अंदर के पार्ट्स उसी में फिट कर देंगे। भाभी, ये तो बहुत बड़ा आइडिया है। अगर ये काम कर गया ना तो कमाल हो जाएगा। मेरी बहुएं हैं ही इतनी होशियार। सब इस आइडिया से सहमत हो जाते हैं और काम शुरू हो जाता है। बहुएं मिट्टी इकट्ठा करती हैं और कूलर का नया ढांचा बनाती हैं। पुराने कूलर से मोटर और पंखा निकालकर उसमें फिट कर देती हैं। देखो, हवा इस तरफ से आएगी और पानी से होकर गुजरेगी तो ठंडी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल देसी एसी बन जाएगा। वहीं वॉशिंग मशीन के लिए भी मिट्टी का ढांचा तैयार किया जाता है। इस तरह से हम इसे शेप देंगे, फिर अंदर सारे पार्ट्स लगा देंगे। वायरिंग में और राजीव कर देते हैं ताकि ये ठीक से चल सके। हाँ, सब सही से कनेक्ट करना पड़ेगा। कुछ ही समय में दोनों चीजें तैयार हो जाती हैं, एक देसी मिट्टी का कूलर और मिट्टी की वॉशिंग मशीन। वाह, ये तो किसी साइंस प्रोजेक्ट से कम नहीं है। इसके बाद कीर्ति एक पाइप लगाकर कूलर को नदी से जोड़ देती है। इससे पानी सीधे नदी से आएगा और कूलर चलता रहेगा। और ये जो पानी निकलेगा उसे खेत में भेज देंगे ताकि पानी भी वेस्ट ना हो। बहु, तुम लोगों ने तो पूरे सिस्टम को ही बदल दिया। अब जब भी थोड़ी गर्मी लगती, बहुएं कूलर चला देती और घर में तुरंत ठंडक फैल जाती। अरे, ये तो सच में एसी से भी बढ़िया है। और बिल भी नहीं आएगा। दोपहर के समय सब लोग पास की गुफा में जाकर समय बिताते, जहां और भी ज्यादा ठंडक रहती। यहाँ तो बिल्कुल हिल स्टेशन जैसा फील आता है। और फ्री में। धीरे धीरे बहुएं सोचती हैं कि क्यों ना यहाँ और हरियाली बढ़ाई जाए। अगर हम यहाँ पेड़ लगाएंगे तो और ठंडक बढ़ेगी। हाँ, और फल भी मिलेंगे, सब कुछ अपना होगा। वो नारियल, आम, अमरूद, अनार, पपीता जैसे पेड़ लगाती हैं। कितना अच्छा लग रहा है, जैसे अपना छोटा सा जंगल बना रहे हो। खेतों में भी हरी सब्जियां उगाई जाती हैं।
जितना हल्का और ठंडा खाना खाएंगे शरीर भी उतना ठंडा रहेगा और मार्केट जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो खरबूजा और तरबूज भी उगाती हैं। अब तो गर्मी में भी मजे ही मजे हैं। हर सुबह मिताली नारियल तोड़ती और सबको नारियल पानी पिलाती। ये लो सब फ्रेश नारियल पानी पियो, अब तो शरीर भी ठंडा रहता है और मन भी खुश। समय धीरे धीरे बीतता है और उनकी मेहनत रंग लाती है। छोटे पौधे कब बड़े होने लगते हैं, खेतों में हरी सब्जियां लहलाती हैं, चारों ओर हरियाली और बढ़ जाती है। कीर्ति देखो तो हमारे लगाए हुए पौधे कितने अच्छे से बढ़ रहे हैं, सच में दिल खुश हो जाता है ये सब देखकर। हाँ दीदी, पहले जहाँ सिर्फ खाली जमीन थी अब वहाँ इतनी हरियाली है जैसे अपना छोटा सा स्वर्ग बन गया हो। और ये सब हमारी मेहनत का फल है। सच में भाभी आप लोगों ने कमाल कर दिया। खेतों में टमाटर, लौकी, भिंडी, पालक, ककड़ी जैसी हरी सब्जियां खूब उगने लगती हैं। फलदार पेड़ों पर भी छोटे छोटे फल दिखने लगते हैं। अरे अब तो बाजार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं मिल रहा है। सही कहा, अब तो खाना भी शुद्ध और ताजा मिल रहा है। लेकिन एक कमी अभी भी थी। गर्मी में ठंडा पानी और खाने को सुरक्षित रखने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं था। दीदी एक बात कहूँ, सब कुछ तो हमने जुगाड़ कर लिया लेकिन एक फ्रिज होना बहुत जरूरी है। हाँ, खासकर इस गर्मी में पानी ठंडा नहीं मिलता और खाना भी जल्दी खराब हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ बिजली का भी कोई भरोसा नहीं है। मैंने एक रील में देखा था मिट्टी का फ्रिज बनता है बिना बिजली के। सच में वो कैसे काम करता है? उसमें ऊपर से पानी डालते हैं और नीचे से पानी रिसता है जिससे अंदर ठंडक बनी रहती है, टेम्परेचर भी काफी कम हो जाता है। भाभी अगर ये काम कर गया ना तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। दोनों बहुएं मिलकर मिट्टी का फ्रिज बनाने में लग जाती हैं। वो नदी से अच्छी चिकनी मिट्टी लाती हैं और धीरे धीरे उसका ढांचा तैयार करती हैं। दीदी इसको थोड़ा मोटा रखना पड़ेगा ताकि ठंडक ज्यादा देर तक रहे। हाँ, और अंदर का स्पेस भी सही रखना होगा ताकि ज्यादा सामान आ सके। काफी मेहनत के बाद मिट्टी का फ्रिज तैयार हो जाता है। ऊपर पानी डालने की जगह और नीचे स्टोरेज का हिस्सा भी बना दिया जाता है। चलो अब इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। वो ऊपर से पानी डालती हैं, धीरे धीरे रिसने लगता है और कुछ ही समय में अंदर ठंडक महसूस होने लगती है। दीदी सच में अंदर तो ठंडा लग रहा है, देखो मैंने कहा था ना काम करेगा। अब वो सब्जियां, पानी और खाना उसी मिट्टी के फ्रिज में रखने लगती हैं। मम्मी ये फ्रिज तो बहुत अच्छा है, इसमें पानी भी ठंडा हो गया। भाभी ये पानी तो बिल्कुल फ्रिज जैसा लग रहा है, नॉर्मल नहीं, एकदम ठंडा और फ्रेश। बहुओं तुम लोगों ने तो घर को पूरा बदल दिया। इसके बाद बहुएं छोटे छोटे मिट्टी के बोतल भी बनाती हैं। इससे हम पानी भरकर फ्रिज में रखेंगे और जब पिएंगे तो और ठंडा लगेगा और प्लास्टिक का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। अब घर में हर चीज व्यवस्थित होने लगती है, लेकिन सोने के लिए अभी भी थोड़ी परेशानी रहती है। कीर्ति, हमें और बिस्तर बनाने होंगे ताकि सब आराम से सो सके। हाँ दीदी, 2-3 और घास के बेड बना लेते हैं। दोनों मिलकर और घास के बेड तैयार करती हैं। अरे अब तो लग रहा है होटल खुल गया है यहाँ। हाँ, नेचुरल होटल। इसके साथ ही वो बांस और लकड़ी से एक छोटी अलमारी भी बनाते हैं। अब सारा सामान इसमें रखेंगे ताकि इधर उधर बिखरा ना रहे। अब तो पूरा घर सेट हो गया है। धीरे धीरे उन्होंने गर्मी से बचने का हर जुगाड़ कर लिया था। अब उनके घर में गर्मी का असर बहुत कम हो गया था। पेड़ों के नीचे बैठकर वो आम का अचार बनाती हैं। देखो इतने सारे आम हैं, क्यों ना अचार बना ले। हाँ, और यहाँ धूप भी अच्छी मिलती है, आराम से सूख जाएगा। और पापड़ भी बना लेते हैं, यहाँ तो जल्दी सूख जाएंगे। वो मिलकर अचार और पापड़ बनाती हैं और धूप में सुखाती हैं। अब तो घर में सब कुछ बनने लगा है, बाहर से कुछ लाने की जरूरत ही नहीं है। साथ ही साथ वो खेतों में भावेश जी की मदद भी करती हैं। बहुआ तुम लोगों ने तो खेती भी आसान कर दी, अब काम भी जल्दी हो जाता है और घर भी संभाल रही हैं। सच में बहुत मेहनती हैं ये। अब रात में उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती। अगर थोड़ी गर्मी लगती भी है तो वे अपनी मिट्टी वाला कूलर चला लेते हैं। दीदी अब तो सच में सुकून मिलता है, पहले जैसी परेशानी बिल्कुल नहीं रही। एक दिन दोपहर के समय जब सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, तभी सुषमा के फोन की घंटी बजती है। सुषमा फोन उठाती है और उधर से बुआ जी की आवाज आती है। हाँ दीदी नमस्ते, कैसी हो आप? अरे सुषमा क्या बताऊं, घर का रिनोवेशन चल रहा है, पूरा घर उल्टा पुल्टा है, बहू बेटे कहीं और जा रहे हैं, तो सोचा अगर तुम कहो तो अब कुछ दिन मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊं। हाँ दीदी क्यों नहीं, आप आ जाओ, आपका ही घर है। फोन करते ही श्वेता तुरंत बहुओं के पास दौड़ कर आती है। भाभी ये तो बहुत बढ़िया मौका है बुआ को सबक सिखाने का। क्या मतलब? अरे वही जब आई थी तब कितने ताने मार रही थी कि उनके घर में एसी है, यहाँ तो पंखा भी ढंग का नहीं है। मिताली और कीर्ति दोनों को वो बात याद आ जाती है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। हाँ अब समय आ गया है, हम भी उन्हें दिखाएंगे कि बिना पैसे के भी दिमाग से क्या क्या किया जा सकता है। और इस बार हम बनाएंगे मिट्टी का एसी ताकि बुआ को देखकर हैरान रह जाएं। अच्छा
तो फिर हम भी साथ हैं, बताओ क्या करना है। अगले दिन मिताली और कीर्ति कबाड़ी वाले के पास जाती हैं। भैया कुछ काम का मिल जाए तो बताना। तभी उन्हें एक पुराना एसी का मोटर दिखाई देता है। अरे ये तो एसी का मोटर है। हाँ बहन, पुराना एसी खराब हो गया था, मोटर बचा हुआ है, लेना हो तो ले जाओ। हाँ भैया हमें चाहिए। वो मोटर लेकर पहाड़ पर वापस आती हैं और काम शुरू कर देती हैं। मिट्टी से एक बड़ा ढांचा बनाया जाता है जिसमें एसी का मोटर और पंखा फिट किया जाता है। साथ ही पानी की भी व्यवस्था की जाती है ताकि हवा ठंडी होकर बाहर आए। देखो जब ये मोटर चलेगा तो पानी इसके अंदर से गुजरेगा तो हवा एकदम ठंडी हो जाएगी। हाँ, सब कनेक्ट सही हो गया है, अब ये बढ़िया चलेगा। कुछ ही समय में उनकी मिट्टी का एसी तैयार हो जाता है। भाभी ये तो सच में कमाल कर दिया आपने। अगले दिन बुआ जी पहाड़ पर पहुंचती हैं। अरे ये क्या, तुम लोगों ने तो पूरा घर ही बदल दिया। हाँ ये दीदी अंदर चलिए। जैसे बुआ अंदर आती हैं उन्हें ठंडी हवा का एहसास होता है। अरे ये कैसे, यहाँ तो बिल्कुल एसी जैसी ठंडक है। वो ये हमारा खुद का बनाया हुआ एसी है, मिट्टी का। क्या, मिट्टी का एसी? मिताली उन्हें बिठाकर मिट्टी के फ्रिज का ठंडा पानी देती हैं। लीजिए बुआ जी ठंडा पानी पीजिए। अरे ये तो बिल्कुल फ्रिज जैसा ठंडा है। हाँ बुआ जी ये भी हमने खुद बनाया है। बुआ चारों तरफ देखती हैं, एक कमरे में कूलर, दूसरे में एसी, हर जगह ठंडक और हरियाली। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी तुम लोगों ने इतना सब कर लिया। बहू अब हल्के हल्के शब्दों में उन्हें एहसास कराती हैं। बुआ जी हर किसी की परिस्थिति अलग होती है, इसीलिए कभी किसी को उसकी कमी के लिए ताना नहीं देना चाहिए, क्योंकि वही कमी कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। बुआ की आंखें झुक जाती हैं। बहुआ मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया था, मुझे माफ कर दो। अरे दीदी अब सब भूल जाओ। इस बार बुआ जल्दी नहीं जाती बल्कि लंबे समय तक रुकती हैं और इस ठंडे सुकून और भरे माहौल का आनंद लेती हैं। उधर बहुएं पड़ोसनों को भी बुलाती हैं। दीदी आज कमला और बाकी सबको बुलाते हैं, उन्हें भी दिखाते हैं। पड़ोसन पहले तो मजाक उड़ाती हैं। अरे ये क्या ही होगा इनके घर में, चलो देखते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आती हैं ठंडी हवा और हरियाली देखकर दंग रह जाती हैं। अरे ये तो सच में ठंडा है और कितना सुंदर, जैसे कोई रिजॉर्ट हो। मिताली सबको नारियल पानी देती है और फल काट कर खिलाती है। ये लीजिए फ्रेश नारियल पानी, और ये फ्रिज का ठंडा पानी भी पीजिए। पड़ोसन आराम से बैठ जाती हैं और 4-5 घंटे वहीं बिताती हैं। सच में यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। ये वही रिश्तेदार और पड़ोसी लोग जो पहले ताने मारते थे आज तारीफ कर रहे थे। इस तरह पूरा परिवार खुशी खुशी अपने पहाड़ों वाले घर में रहने लगता है।